सोचिए, साल 1925। एक डॉक्टर हैं जो एक ऐसे संगठन की नींव रखते हैं जिसका मकसद है हिंदू समाज को एक करना। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा समूह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बन जाएगा। और अब 2025 में ये संगठन अपने 100 साल पूरे करने वाला है। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस। तो सवाल ये उठता है कि आरएसएस आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई कल्चरल मूवमेंट, या फिर एक जबरदस्त पॉलिटिकल फोर्स? यही वो सवाल है जिस पर हमेशा बहस होती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसके संस्थापक का विजन क्या था, फिर समझेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। इसके बाद बात होगी राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान की, और हाँ, विवादों और इस पर लगे बैन्स की भी। और आखिर में हम इसकी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पावर को भी डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो किसी भी बड़े संगठन की कहानी जाहिर है उसके संस्थापक से ही शुरू होती है। आरएसएस की कहानी भी डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार से शुरू होती है, और उस जमाने के पॉलिटिकल क्लाइमेट से जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, शुरू में तो डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा थे, कांग्रेस के साथ भी थे। लेकिन फिर आया खिलाफत आंदोलन, और कांग्रेस ने जो रुख अपनाया उससे वो काफी निराश हुए। उन्हें लगा नहीं, हिंदू समाज को एक साथ लाने के लिए एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और बस यही सोच लेकर 1925 में उन्होंने अपने ही घर से आरएसएस की नींव रख दी। आपको पता है, पहली मीटिंग में गिने चुने लोग ही थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी शुरुआत और आज ये संगठन इतना बड़ा कैसे बन गया? मतलब इसका राज क्या है? जवाब छिपा है इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्केल में। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 57,000 से ज्यादा शाखाएं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में एसएसआर की मौजूदगी है। मतलब इसका ग्लोबल रीच तो साफ दिखता है। तो इस इतने बड़े नेटवर्क को चलाता क्या है? इसका इंजन क्या है? जवाब है शाखा। यही संघ की सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहीं पर रोज स्वयंसेवक मिलते हैं और यहीं से ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी और डिसिप्लिन जमीन तक पहुंचता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड मेंबर्स, 50 लाख से ज्यादा लोग रोज शाखाओं में आते हैं, और 80 से भी ज्यादा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर स्टूडेंट यूनियंस तक, सब। यही तो संघ के नेटवर्क की असली ताकत है। अच्छा, आरएसएस की पहचान सिर्फ इसकी आइडियोलॉजी से नहीं है। इसका एक और पहलू है सामाजिक सेवा। और ये हम नहीं कह रहे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र मिलता है कि कैसे नेशनल क्राइसिस के वक्त इन्होंने अपना योगदान दिया। इतिहास में देखें तो कई मौकों पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। कश्मीर का विलय हो, गोवा की आज़ादी की लड़ाई हो, या फिर 1962 की लड़ाई में आर्मी की मदद करना हो। यहां तक कि गुजरात भूकंप जैसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में भी इनके सेवा कार्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहां एक बहुत ही सरप्राइजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। जानते हैं क्या? कि उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में से एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, जी हां, नेहरू ने भी आरएसएस के काम को पहचाना था। इतना ही नहीं, 1962 की लड़ाई के बाद उन्हें रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का न्योता भी दिया था। तो एक तरफ तो ये राष्ट्र निर्माण का काम है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आरएसएस का इतिहास विवादों से भी भरा रहा है। अब बात करते हैं उन मौकों की जब इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा। भारत के इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है जब आरएसएस को बैन किया गया। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार 1975 में इमरजेंसी के दौरान, और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। और ये तीनों ही घटनाएं इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी है क्या? मतलब वो कौन सी सोच है जो इसे चलाती है? और इंडियन पॉलिटिक्स, खासतौर पर बीजेपी के साथ इसका रिश्ता कैसा है? चलिए इसको समझते हैं। मोटे तौर पे देखें तो आरएसएस की आइडियोलॉजी 4 पिलर्स पे टिकी है। पहला है अखंड भारत, मतलब एक अनडिवाइडेड इंडिया का सपना। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, जो पूरे समाज के डेवलपमेंट की बात करता है। तीसरा, हिंदुत्व, जो हिंदू कल्चरल वैल्यूज को सबसे ऊपर रखता है। और चौथा, भगवा ध्वज के लिए सबसे ज्यादा सम्मान। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो इसके हर काम को गाइड करते हैं। संघ और पॉलिटिक्स का कनेक्शन इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि देश के कितने ही बड़े बड़े नेता
प्राइम मिनिस्टर्स से लेकर होम मिनिस्टर्स तक आरएसएस से ही निकल कर आए हैं। तो इससे ये बात तो साफ है कि संघ सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक लीडरशिप नर्सरी की तरह भी काम करता है। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। देखिए, ऑफिशियली तो आरएसएस खुद को एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बताता है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन रियलिटी में इसकी आइडियोलॉजी और इसके मेंबर्स बीजेपी की पॉलिसीज और लीडरशिप पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? यही कि आरएसएस को किसी एक कैटेगरी में फिट करना नामुमकिन है। इसकी कोई एक सीधी सादी डेफिनेशन है ही नहीं। ये एक ही वक्त में समाज सेवा करने वाला एक ग्रुप है, कल्चरल नेशनलिज्म को फैलाने वाला एक मूवमेंट है और देश की पॉलिटिक्स पर असर डालने वाली एक पावरफुल फोर्स भी। तो अब जब ये संगठन अपने 100 साल पूरे करने वाला है तो ये आज भी उतना ही रेलेवेंट और उतना ही कंट्रोवर्शियल है जितना पहले था। अब सवाल ये है कि भारत की आगे की कहानी में आरएसएस का रोल क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।